नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश को विकसित बनाने के सपने को साकार करने में युवा अधिक से अधिक भागीदारी निभा सकें, इस दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करना और विकसित भारत बनाने में भागीदारी को बढ़ाना है। मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण मंच बनाना है। नई व्यवस्था के तहत संसाधनों तक पहुंच और अवसरों से जुड़ाव के साथ युवा समुदाय परिवर्तन एजेंट और राष्ट्र निर्माता बन जाएंगे, जिससे उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने की अनुमति मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म को 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 खनिजों की रॉयल्टी दर को मंजूरी देने का फैसला किया है। इनमें लिथियम और नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए रॉयल्टी दर तय की गई है। खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 MMDR अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से स्वदेशी खनन को प्रोत्साहित करने से आयात में कमी आएगी और संबंधित उद्योगों तथा अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना होगी। खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2023 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 17 अगस्त 2023 से लागू हो गया है। संशोधन के जरिए अन्य बातों के अलावा लिथियम और नायोबियम सहित 6 खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त और औद्योगिक और डिजिटल संप्रभुता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है। अब राजस्थान में 23 नवंबर की बजाय 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से कहा गया है कि 23 नवंबर के दिन बड़े पैमाने पर शादी सामाजिक समारोह है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है और मतदान में भागीदारी कम हो सकती है। इस पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कोलंबो में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक हुई। भारत को IORA के सह अध्यक्ष के लिए नामित किया गया। इसका पदभार भारत ने संभाल लिया। 2 साल बाद 2025 में अगले 2 साल के लिए भारत अध्यक्ष बनेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंदू महासागर समुदाय का निर्माण करने की भारत की प्राथमिकता पर बल दिया। उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ाने, सुरक्षित, स्वतंत्र और समृद्ध क्षेत्र की अहमियत पर बल दिया। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत के सागर और नेबरहुड फर्स्ट के जरिए भारत सहयोग में विश्वास करता है। भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की मुखर आवाज बनने के साथ ही एक विश्व मित्र की तरह भी सदस्य देशों की वित्तीय, कानूनी और संस्थाओं की समृद्धि को लेकर प्रतिबद्धता जताई। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना साल 1997 में की गई थी। संगठन में अभी 23 सदस्य हैं, जबकि 11 वार्ता साझेदार देश हैं। अफ्रीकी महाद्वीप, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के देश इसके सदस्य हैं। 16 देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया, जबकि वार्ता साझेदार देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। श्रीलंका की अध्यक्षता में 6 विषयों को प्रमुखता दी गई, जिसमें व्यापार और निवेश, सुरक्षित समुद्री नौवहन, मत्स्य और आपदा प्रबंधन के साथ ही ब्लू इकोनॉमी को भी शामिल किया गया। कोलंबो में हुई बैठक में मलेशिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और जापान के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने पेरिस के नजदीक सफरान इंजन निर्माण प्रतिष्ठान का दौरा किया। भारत और फ्रांस ने हाल ही में सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित गहरे और विस्तृत द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को मार्केज में IMF की वार्षिक बैठक के दौरान एक अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा आयोजित गोलमेज
बैठक में भी वहां पर शिरकत की। IMF नीति प्राथमिकताएं और संस्थान अपनी सदस्यता का समर्थन कैसे करे, विषय पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबी दूर करने की दिशा में पर्याप्त धन मुहैया कराने, ऋण की उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रशासन में रिफॉर्म को लेकर बात की। भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के तहत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद के महत्व पर जोर दिए जाने की बात को दोहराया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत के GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है। पहले IMF ने भारत की GDP ग्रोथ दर के 6.1% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया है। IMF के अनुसार आने वाले समय में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आउटलुक में कहा गया है कि भारत में विकास दर 2023 और 2024 दोनों में 6.3% रहने का अनुमान है। IMF की मजबूत आर्थिक विकास की भविष्यवाणी के बीच प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि हमारे लोगों की ताकत और कौशल से संचालित भारत एक वैश्विक उज्ज्वल स्थान, विकास और नवाचार का एक पावर हाउस है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि हम एक समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करना जारी रखेंगे, हमारे सुधार पथ को और बढ़ावा देंगे। IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चीन से अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया है। IMF ने अमेरिका की विकास दर 2023 में 2.1% और 2024 में 1.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वैश्विक वृद्धि की बात की जाए तो कुल मिलाकर IMF ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंचे ब्याज व बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार खो रही है। IMF ने 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 3% कर दिया है। वहीं 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी होकर 2.9% रह जाएगी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में INA ने आज सुबह से बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी हुई। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियां भी बहुत कम हुई हैं। वाह दीदी। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। NIA की छापेमारी दिल्ली NCR के अलावा महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु में भी हुई। मुंबई के विक्रोली इलाके में 7/11 बम धमाकों के बरी किए गए आरोपी वाहिद शेख के घर पर NIA की छापेमारी जारी है। न्यूज क्लिक मामले में CBI ने FIR दर्ज कर ली है। CBI फिलहाल दिल्ली में 2 स्थानों पर छापेमारी कर रही है।
बिहार में जाति आधारित गणना की सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद से घमासान मचा हुआ है। कई दल इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने जब नीतीश पर लालू यादव के प्रभाव में मुस्लिम और यादव की संख्या को बढ़ाने का आरोप लगाया तो नीतीश कुमार भड़क उठे और सम्राट चौधरी पर व्यक्तिगत आरोप पर उतर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला। उन्होंने बोला, सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जमीन कब्जा कर अपने पिता और पत्नी की प्रतिमा लगवाई है। कई दलों का इस सर्वे पर सबसे बड़ा आरोप है कि इसके जरिए मन मुताबिक जाति तोड़ो और उपजाति जोड़ो अभियान चलाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कुर्मी की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है और भाजपा का कहना है कि इन आंकड़ों से लालू और नीतीश को छोड़कर प्रदेश में कोई संतुष्ट नहीं है। इन आरोपों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि राज्य के सभी विधायकों और विधान पार्षदों की जनगणना की पूरी व्यक्तिगत रिपोर्ट सबको सौंप दी जाएगी। दिल्ली के आकाशवाणी भवन में बुधवार को एनिमेटेड सीरीज क्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया गया। ये सीरीज दूरदर्शन प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स पर हर रविवार को 11 बजे से 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसके जरिए स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के किरदार पर रोशनी डाली गई है। इस एनिमेटेड सीरीज के जरिए इतिहास के वीर नायकों की कहानी देश और दुनिया देखेगी। श्रृंखला में एक प्रमुख केंद्र बिंदु विदेशी उपनिवेशवादियों के खिलाफ संघर्ष में महिलाओं और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है। एनिमेटेड सीरीज पर सूचना और प्रसारण सचिव वपूर चंद्र ने कहा कि ये मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि ये पहली बार है कि वो एक एनिमेटेड श्रृंखला शुरू कर रहा है जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से भारत के लोगों और विशेष रूप से देश के बच्चों पर केंद्रित है। एनिमेटेड सीरीज को केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ मुंजाल श्रॉफ और तिलक शेट्टी की टीम ने तैयार किया है। सीरीज के हर एपिसोड में पॉपुलर कैरेक्टर्स क्रिश, ट्रिश और बॉल्टी बॉय होंगे जो गुमनाम नायकों की कहानियों को उजागर करते हैं। एनिमेटेड सीरीज का प्रसारण 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित कुल 19 भाषाओं में किया जाएगा जिसे OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित 100 से अधिक देशों में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले का दौरा करने वाले हैं। पिथौरागढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कुमाऊं इलाके और पूरे उत्तराखंड के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय 20वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को मेडल और डिग्रियां दी। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर ले जाने में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज देश में महिला शिक्षा में तेजी से बदलाव हो रहा है और जिस तरीके से बेटियां सफलता हासिल कर रही हैं वो देश का क्रांतिकारी पल होता है। देश की राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये पहली कश्मीर यात्रा है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने राजभवन में स्थानीय आदिवासी समूह और स्वयं सहायता समूह के लोगों से भी संवाद किया। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान आदिवासी समूह और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने खुशी जाहिर की। देश की प्रथम नागरिक ने उनके साथ संवाद किया और उनके मन की बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत दी गई है और दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को मिली अग्रिम जमानत मिल गई है। सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता बड़ी मुश्किल में फंसी हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जालसाजी के केस को बहाल करने का निर्देश दे दिया है। अब लता रजनीकांत के खिलाफ जालसाजी का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था के एबॉर्शन को स्थगित करने का निर्देश दिया। मोनू मानेसर को पटौदी कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया है। लगातार दूसरे दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 394 अंक की बढ़त के साथ 66,473 के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को भी बढ़िया खरीदारी दिखी। वहीं निफ्टी 121 अंकों की
उछलकर वहीं पर 19,811 अंक के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए, वहीं रियलिटी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी रही, जबकि एनर्जी, एफएमसीजी, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आईटी, पीएसयू, बैंकिंग शेयरों पर दबाव रहा। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 4% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहे। और वक्त यहां पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुधवार को बाजार की तेजी में ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर का योगदान रहा है। इन सेक्टर्स के शेयरों में जमकर खरीदारी की गई। पीएसयू बैंक को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, पावर, ऑयल एंड गैस और रियलिटी इंडेक्स 0.5 से 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा को इसके मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 0.81% की गिरावट के साथ $85.27 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 0.70% की गिरावट के साथ $87.04 प्रति बैरल पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू स्तर पर तेल के दाम स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर रुख के बीच बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की बढ़त के साथ 83.18 पर बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें त्योहारी सीजन से पहले ही बढ़ रही हैं। आज 24 कैरेट वाले सोने का भाव बढ़कर 57,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 68,875 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची। भारत में यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की संख्या सितंबर महीने में 4 करोड़ के मार को क्रॉस कर गई है। माल एवं सेवा कर प्राधिकरण ने कम टैक्स भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम पर 36,844 रुपए का जुर्माना लगाया। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से सब कुछ तबाह हो गया है। 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में इजराइल की वायुसेना ने जवाबी हमले किए हैं, जिसमें लगभग 1,000 लोग मारे जा चुके हैं और 5,000 से अधिक घायल हुए हैं। गाजा में इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों की तलाशी के लिए छापेमारी कर रही है। इजराइल के हवाई हमलों में गाजा में स्थित विश्वविद्यालय परिसर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई इमारतें खंडहर के ढेर में तब्दील होते दिखी। इजराइल रक्षा बल ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में सेना चौकी पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले के जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया। युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मध्यमार्गी विपक्षी नेता बेनी गैंट्स एक आपातकालीन एकता सरकार बनाने पर सहमत हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 दिनों में तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और इस दौरान बाइडेन ने आतंकवादी हमास की निंदा की। इजराइल ने गाजा को पहुंचने वाली बिजली, पानी, खाने और ईंधन की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इजराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी है। हालांकि जवाबी कार्रवाई हमास की तरफ से भी की जा रही है। इजरायली नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए हमास ने कई ड्रोन दागे, जिससे भारी क्षति पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे में काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। नियंत्रण कक्ष से 1800-118797 के जरिए संपर्क किया जा सकता है। इजराइल में भारतीय दूतावास हेल्पलाइन के माध्यम से भारतीय नागरिकों की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है। भारतीय दूतावास ने 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की है, जिन पर जारी नंबर और ईमेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स में नाटो सहयोगियों के साथ बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए हथियार और हवाई सुरक्षा की मांग की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में हमले किए। निकोपोल में एक स्कूल और रूसी गोलाबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को कहा है कि कांग्रेस में राजनीतिक अराजकता और मध्य पूर्व में संकट के बीच अमेरिका यूक्रेन को तब तक समर्थन देना जारी रखेगा जब तक आवश्यक हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि रूस और यूरोप को जोड़ने वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को नष्ट करने वाले विस्फोट किसी सरकार के समर्थन के बिना नहीं किए जा सकते थे। उत्तर पश्चिमी स्पेन के वीगो शहर की एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। विश्व कप के आज के मुकाबले में मेजबान भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता की अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रनों का लक्ष्य रखा था। अफगानिस्तान की ओर से हशमतुल्लाह शहीदी ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेली। रोहित 84 गेंदों पर 131 रन बनाकर आउट हुए। ईशान किशन ने 47 रनों का योगदान दिया। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए 556 छक्के लगाने में सफलता पाई। रोहित शर्मा ने आज शतक लगाते ही इतिहास रच दिया। विश्व कप में रोहित के नाम सर्वाधिक 7 शतक हो गए हैं और इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा विश्व कप में भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 63 बॉल पर शतक लगाकर कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बर्मिंघम सिटी ने वेन रूनी को अपना नया मैनेजर नियुक्त किया है। इंग्लैंड के 37 वर्षीय पूर्व कप्तान 3.5 साल के सौदे पर चैंपियनशिप क्लब में शामिल हुए। टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में से एक राफेल नडाल चोट से उबरने के बाद वापसी के लिए तैयार हैं। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम में उनकी वापसी होगी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के दुनिया भर में फैले प्रशंसक आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ के अभिनय का जलवा 50 से अधिक वर्षों से बरकरार है। सलमान खान पिछले कुछ वक्त से अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। वहीं अब टाइगर 3 से सलमान खान का नया पोस्टर जारी किया गया है। दिवाली के मौके पर फिल्म रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर पिछले लंबे वक्त से अपनी आने वाली फिल्म एनिमल को लेकर चर्चा में है। फिल्म का पहला गाना हुआ मैं रिलीज हो चुका है, जिसमें रणबीर और रश्मिका दिखा रहे हैं। आमिर खान बतौर अभिनेता फिल्म सितारे जमीन पर से वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तारे जमीन पर ने आपको रुलाया और अब सितारे जमीन पर आपको हंसाएगी। मनोज वाजपेयी की फिल्म जोरम अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जा चुकी है। यह फिल्म दुनिया भर में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म गुठली लड्डू 13 अक्टूबर को रिलीज होगी। निर्देशक इशरत आर खान ने फिल्म गुठली लड्डू में एक ऐसी कहानी के तार छेड़े हैं जो सभी की शिक्षा पर जोर देती है। फुकरे 3 ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई तेजी से 100 करोड़ रुपए की ओर बढ़ रही है। जवान का सिनेमाघरों में रिलीज का ये 5वां हफ्ता चल रहा है और ये अपनी पकड़ बनाए हुए है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जवान की कमाई 700 करोड़ रुपए की ओर है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।